नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं, वो हमारा हो जाता है आर्मी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाता है 26। ठीक है, इससे पहले आपको 25 मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। अगर नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ पे जाके सारे के सारे आप देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर देने वाला हूँ। अगर किसी को बुक लेना है प्रैक्टिस सेट जो राम सिंह यादव की आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, कौन सी 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है, अगर वह चाहिए 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक आती है, अगर वह आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ से परचेस कर सकते हो। ओनली 25 रुपये, ठीक है, कितने रुपए? ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही है ये बुक। ठीक है, इसको आप परचेस कर सकते हो। अगर आर राम सिंह यादव की आपको बुक चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगी ओनली 25 रुपये। दोनों की दोनों बुकों का जो कॉम्बो हो जाता है वो ओनली 50 रुपये का आपका हो जाता है। कितने? ओनली 50 रुपये का आपका कॉम्बो हो जाता है। अगर आप इन्हीं बुकों को बुक स्टोर से खरीदोगे दोनों को, तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओनली यहाँ पर 50 रुपये में दी जा रही है दोनों की दोनों बुकें। एक को परचेस करना है तो 25 रुपये, एक को करना है तो 25 रुपये। जिस प्रकार से आप जिस बुक को खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका भी। ठीक है, आराम से वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाकी मैं यहाँ पर सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पहले लगाना है तो आप बुक जो है प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ठीक है, उनको खरीद सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। 25 रुपये आपसे वही लिए जा रहे हैं जो मेरा एक प्रकार से जो आप हमने जिस साइट पे डाले हैं, ठीक है, उस साइट का खर्चा है $25, तो बस वही आपसे लिया जा रहा है, बाकी कोई भी पैसा आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बुकें बात करते हैं, बुकें तो बहुत रुपए की आती हैं। ठीक है, एक 100 रुपये से ऊपर की आती हैं, मगर हम आपको ओनली सिर्फ 25 रुपये में यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26। 100 नंबर का आपका होता है, 1 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान से देखने को मिलते हैं आपके 15 क्वेश्चन, साइंस से 15 क्वेश्चन, मैथ से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से हो जाते हैं आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपका जो पेपर साइड जो बन के तैयार होता है, पेपर बन के तैयार होता है, वो 50 क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ते हैं फटाफट। जिन किसी ने तैयारी कर रखी है तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए? 40 प्लस स्कोर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 40 से नीचे तो बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं होता है। 40 से मतलब जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है उनका भी स्कोर यहाँ पर कितना होना चाहिए? 30 प्लस स्कोर होना चाहिए, और जिन्हें तैयारी की है उनका 40 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, दोनों का स्कोर बता दिया। इससे नीचे है तो भी आपको बहुत मेहनत करने की तैयारी है। ठीक है, बहुत मेहनत करने की जरूरत हो जाती है। पूरी की पूरी बुक में आपको भी रिवीजन करा दूंगा। अभी आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट करा दे रहा हूँ। 2-3 डेली दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। जो 28 फरवरी को इसका एग्जाम है उसके लिए पूरे की पूरे प्रैक्टिस सेट 28 तारीख सारे के सारे डाल दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान से। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, और जिन लोगों को भाई पता है 40 प्लस जाए उनको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में आंसर जो लिखना है कि हमारे यहाँ पर इतने गए हैं। ठीक है, जिनका जितना जाए स्कोर आपको लिखना ही लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको बताना है कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे। तो आपको पता है हमारे 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? 62, 65, 71 और 99 का, यही तो हुए थे, है ना? 62, 65, 71, 99, तो ये 3 युद्ध आपके हो जाते हैं। पहला हो जाता है चीन और भारत के बीच, दूसरा पाक और भारत के बीच, तीसरा भी हो जाता है पाक और भारत के बीच, और चौथा हो जाता है आपका कारगिल जो भी किसके? पाकिस्तान और भारत के बीच होता है। तो आपसे पूछ रखा है जो 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके जनरल कौन थे। ठीक है, भारतीय सेना के जनरल कौन थे आपको बताना है। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? PB मलिक जी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे आपको बताना है। 1913 में बनी थी पहली भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के लेखक कौन है आपको बताना है। और पहली बोलती फिल्म कौन सी हो जाती है? वह आलम आरा हो जाती है। यह भी आपको याद होना चाहिए। पहली जो बोलती फिल्म थी वह कौन सी हो जाती है? आलम आरा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि 1913 में जो फिल्म बनी थी हरिश्चंद्र, उसके निर्देशक कौन थे? तो वह आपके हो जाते हैं दादा साहब फाल्के। इन्हीं के ही नाम पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ दे रखा है किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो नील नदी किस देश से बहती हुई होती है? तो हो जाती है मिस्र से। किससे? मिस्र से हो जाती है। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये आपकी हो जाती है अफ्रीका में। कहाँ पड़ती है? ये अफ्रीका के मिस्र में पड़ती है। ठीक है, जो विश्व की भी सबसे लंबी नदी है और आपकी अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो यहाँ पर देखना है किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो वह हो जाता है आपका कौन सा? बिल्कुल एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं।
थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। बिल्कुल आंसर बताएगा यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है, वह हो जाता है कौन सा, इजिप्ट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। मगर किस देश से निकलती है, तो वो हो जाती है तुम्हारे मिस्र से। कहाँ पर, ये अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है नील नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इजिप्ट। क्योंकि जो नील नदी है वह सबसे ज़्यादा जो खेती खेती मतलब खेती में यूज जो होती है, ठीक है, पानी इसका यूज होता है, वो कहाँ पर होता है, इजिप्ट में होता है। तो इसलिए इसे नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, इजिप्ट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ गए। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ दे रखा है भारतीय मानक समय डैश सन में आरंभ हुआ था। अब बताना है जो भारतीय मानक समय है वे हमारे भारत की बात करें, क्योंकि भारतीय मानक समय कहाँ से डिपेंड होता है, किस जगह से लिया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो बात करते हैं जो भारतीय मानक समय है वह आपका हो जाता है 82.5 डिग्री, कितने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है, पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है, जिस प्रकार से हमारा मैप होता है विश्व का, ठीक है। तो यहाँ से गुजरती क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा भारत है। तो यहाँ से गुजरती इस प्रकार से कि रेखा जाती है, जिसे क्या कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है, ठीक है। तो वह बताना है कि भारत का मानक समय किस सन में प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, तो कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। 1906 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1906 में स्टार्ट हुआ था। और इसकी जो रेखा होती है वो होती है तुम्हारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है। और ये कहाँ से नापा जाता है, तो ये आपका हो जाता है यूपी के, कहाँ के, यूपी के इलाहाबाद से, यूपी के इलाहाबाद के एक जगह पड़ता है, इलाहाबाद में कौन सा, नैनी। यूपी के इलाहाबाद जो पड़ता है, ठीक है, जिला, उसके नैनी से, उसमें एक जगह पड़ती है नैनी, वहाँ से ये पूर्व हमारा जो भारत का समय होता है वो निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, यूपी के इलाहाबाद के नैनी से इसे क्या कहा जाता है, डिपेंड किया जाता है, वहीं से हमारे भारत का जो समय होता है वो आंका जाता है, ठीक है। और बात करते हैं जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, ये वाली जो रेखा होती है साढ़े पूर्वी देशांतर का, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब कौन कौन से हो जाते हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या पड़ता है, यूपी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद होते हुए आपके जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद जाती है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद नीचे पड़ता है एमपी, है ना, उसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद पड़ता है तुम्हारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से होती हुई और उड़ीसा से होती हुई कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी से होती हुई निकल जाती है। तो ये 5 राज्य यहाँ पे हो जाते हैं। पहला यूपी से होती हुई, क्योंकि नेपाल से आती हुई जाती है यूपी में, यूपी के नैनी से आंका जाता है, ठीक है। फिर बात करता है छत्तीसगढ़, थोड़ा सा नुक्कड़ लेता है, ठीक है, थोड़ी जगह है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में होती हुई, आंध्र प्रदेश से होती हुई, उड़ीसा में होती हुई कहाँ, बंगाल की खाड़ी से हुई रेखा निकल जाती है। तो ये कौन सी रेखा होती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, 5 राज्यों से गुजरती है। और इलाहाबाद के नैनी से हमारा जो भारत का मानक समय है वह आंका जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो आपका हो जाता है 1906 में इसका स्टार्ट हुआ था। सारी जानकारी बता दी, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर रखी जानकारी डैश कहते हैं। आपको बता रहे हैं लिखी जानकारी डैश कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, उन्हें क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। जो हमारे पुरातत्व जो हो जाते हैं, ठीक है, जो पहले के लोग थे वो कहाँ लिखते थे, कुछ लोग ईंटों पे लिखते थे, क्योंकि जो हमारा कागज़ था वो तो था नहीं, ठीक है, उस वक्त। तो उस वक्त जो कपड़ों पे लिखते थे और ईंटों पे हो जाते हैं, ठीक है, और शिला वगैरह हो जाती हैं पत्थर की बड़ी बड़ी, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपनी क्या है आकृतियाँ बनाते थे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है।
जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर उसने पूछ रखा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज करते हुए है ना, क्या पूछ रखा है, शहर। तो शहर कौन सा हो जाता है भाई, आपका हो जाता है टोक्यो। ठीक है, अगर शहर की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस शहर में होती है वो कौन सा हो जाएगा, टोक्यो। और टोक्यो कहाँ पड़ता है, ये आपके जापान में पड़ता है। और यहाँ ही पर क्या होने वाला है, 2020 का ओलंपिक गेम होने वाला था टोक्यो जापान में, मगर इसे 2021 में पोस्टपोन कर दिया कोरोना कोविड-19 के वजह से। ठीक है, जो कब कर दिया, 2021 में कर दिया है। ठीक है, और ये ओलंपिक जो होगा अब 2021 में होने वाला है, 2020 का कहाँ हो गया, टोक्यो के जापान में। और 2024 की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, वह आपका हो जाता है टोक्यो। ठीक है, जो जापान में पड़ता है। यही बात करते हैं जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस देश में है। ठीक है, अगर देशों की सीरीज हम देख लें तो देशों की भी देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ से भी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश में है, तो बात करोगे चीन में, उसके बाद किस में पड़ती है, उसके बाद भारत में पड़ती है, उसके बाद कहाँ पड़ती है, तो उसके बाद हो जाती है आपकी तीसरे नंबर का हो जाता है यूएसए, मतलब अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद कहाँ हो जाएगा, उसके बाद इंडोनेशिया में हो जाएगा, उसके बाद इंडोनेशिया में पड़ती है। उसके बाद जो हमारा पांचवा देश पड़ता है वो हो जाता है ब्राज़ील। तो पांचों की पांचों देश आपको याद होना चाहिए, सीरीज वाइज ने याद कर लेना। ठीक है, अगर अपने भारत की बात करते हैं, भारत में जनसंख्या की बात करते हैं, तो भारत में कहाँ हो जाता है, सबसे ज़्यादा यूपी पड़ेगा। उसके बाद उससे कम ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद करते हैं तो कहाँ हो जाती है, ये आपकी बिहार में पड़ती है। उससे कम कहाँ पे है, बिहार में। फिर उससे कम कहाँ होती है, उससे कम बात करें तो पश्चिम बंगाल में पड़ती है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में हो जाती है। तो इस प्रकार से 4 शहर ये हो जाते हैं। ठीक है, 4 राज्य अपने हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दोनों की दोनों सीरीजें। तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हो जाती है आपके लिए, लिख लेना इनके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। ठीक है, एक भी जानकारी को छोड़ता नहीं हूँ, क्या पता एग्जाम में कहाँ से एग्जाम में आपके बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ दे रखा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला धर्मोपदेश था वो कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कहाँ दिया था, पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। और बोध गया बिहार में इनको क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये भी आपको जानकारी याद होना चाहिए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और किसमें इनकी डेथ कहाँ हुई थी वो भी आपको बताना है। ठीक है, वो आपकी हो जाती है कुशीनारा में। ठीक है, कहाँ, कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी और लुम्बिनी में ये क्या हुए थे, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, ये 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछ रखा है तो ये भी याद रख लेना। सारी जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो भाषा हो जाती है, इनको उपदेश जो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो पाली भाषा में हो जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लोकमान्य तिलक जी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है। तो डोकलाम विवाद बताना है कहाँ पर स्थित है, किन किन देशों के बीच हो जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। डोकलाम विवाद जो हो जाता है भारत और भूटान के बीच है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भूटान। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 10 का। यहाँ रखा है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो इंडिया गेट कहाँ पर है, वो तो हो जाता है अपनी दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाता है, तो वो हो जाएगा अपने मुंबई में। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, जीएसटी में टी शब्द का अर्थ क्या है। तो जीएसटी जो है उसमें टी शब्द का अर्थ बताना है, कौन सा राइट रहने वाला है, बिल्कुल। तो क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर जो टी की फॉर्म हो जाती है वो टैक्स हो जाती है, जी की फॉर्म गुड्स, एस की मतलब सर्विस। ठीक है, गुड्स सर्विस टैक्स। और कौन कौन से होते हैं, 5, 12, 18, 28, है ना। 5, 12, 18, 28 ये हमारी परसेंटेज हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, परसेंटेज हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 5%, 5, 12, 18, 28 इनको याद कर लेना, यहाँ से बन जाता है एग्जाम। ठीक है, और ये संविधान संशोधन कौन सा हो जाता है, ये संविधान संशोधन कौन सा हो जाता है, ये 101 बार संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, 101 बार संविधान संशोधन हो जाता है।
अगर यही बात करते हैं जो विधेयक था, जो विधेयक पेश किया गया था, वो हमारा हो जाता है 122वां विधेयक था। ठीक है, 122वां आपका विधेयक हो जाता है और 101वां संविधान संशोधन हो जाता है। तो इनको भी आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी। और जीएसटी कब लागू हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए। 1 जुलाई, मतलब 1 जुलाई कब हुई थी, ये आपकी हो जाती है 1 जुलाई 1917 में स्टार्ट हुई थी। 1 जुलाई 1917 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब नोटबंदी भी देख लेते हैं, नोटबंदी कब हुई थी, है ना। बिल्कुल, जो नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हुए थे, वो कब हुए थे, तो वो आपके हो जाते हैं 8 नवंबर, क्या हो जाते हैं, 8 नवंबर 2016 में आपकी नोटबंदी हुई थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दोनों जानकारी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे देख लेंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। फिर दे रखा है तुम्हारा नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ, किस राज्य में है, आपको बताना। जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वह किस राज्य में हो जाता है, आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए उत्तर प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है नरोरा परमाणु संयंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होता है, यहाँ दे रखा है दुनिया का और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है नरोरा। ठीक है, आगे देखो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा हो जाता है, आपको बताना है। ये ऑप्शनों में बताना है, ऑप्शनों में कौन सा होगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, या फिर भारतीय महासागर, या फिर अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्र है वो कौन सा हो जाता है। इन ऑप्शनों की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, पैसिफिक महासागर हो जाएगा। कौन सा, पैसिफिक महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है तुम्हारा रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में है। ठीक है, तो बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में है। ठीक है, तो रियर एडमिरल जो होता है वो किस सेना का अंग है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, थल सेना, या फिर हो जाता है सीमा सुरक्षा बल, या फिर वायु सेना, या फिर हो जाता है जल सेना। तो आपको बताना है जो रियर एडमिरल पद जो होता है वो किस सेना के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर फटाफट आंसर देते हुए कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल रियर एडमिरल, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए कौन सा हो जाएगा, जल सेना हो जाता है। कौन सा, जल सेना आपका हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और ये देखेगा ये हमारा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। और कहाँ है, ये आपका मदुरई होता है। कहाँ, किस जगह पर है, तो मदुरई में है। और मदुरई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। साथ में जितनी जानकारी मैं देता हूँ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जब आया है तो क्वेश्चन से हटके भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसी टॉपिक से बेस में। ठीक है, तो सारे टॉपिक को हम एक एक बेस में देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनता है वहाँ से। तो अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15 देखने को, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है साइंस का। ठीक है, 16 बात, तो इसका आंसर दीजिएगा। पानी में डला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ये आपको बताना है। जब हम किसी पानी में सिक्के को डालते हैं तो कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, वह किस कारण होता है, आपको बताना है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो हमारा पानी जब हम सिक्का डालते हैं तो वो उठा हुआ होता है, और पानी में जब हम छड़ डालते हैं तो वो टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा हो जाता है। जब हम कहीं ऊपर से किसी ऊंची जगह से नीचे की ओर देखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत नीचे दिखाई देता है। तो ये भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये सारी घटनाएं क्या होती हैं, प्रकाश के अपवर्तन होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हुआ। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। यहाँ बायोगैस की पूछ रखा है, तो मीथेन के भी याद होना चाहिए। मीथेन के कौन से होते हैं, ब्यूटेन,
मीथेन और प्रोपेन होते हैं उसके तो, ठीक है। मगर यहाँ बताना है निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। दोनों से पूछ लेता है, कभी कभी आपके एलपीजी से पूछ लेगा, है ना। एलपीजी में कौन से होते हैं, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, तो वो भी याद रखना है आपके लिए। अब बायोगैस के मुख्य घटक पूछ रखा है तो इनको भी याद रखना है, कौन कौन से होते हैं आपको बताना है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट देखिएगा, ठीक है। 17 का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। तो जो बात करते हैं बायोगैस के कौन कौन से हो जाते हैं, तो मीथेन हो जाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मगर इथेनॉल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ब्यूटेन, इथेन, ब्यूटेन इसमें होती नहीं है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन होता है इसमें भी। इसके जो घटक होते हैं वो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव कैसा होता है, आपको बताना है। बढ़ता है, कम होता है, या फिर अपवर्तित रहता है, या ये सभी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा। तो आपको बताना है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब कैसा होता है। तो आप जानते हो पहाड़ कैसे होते हैं, पहाड़ कैसे होते हैं, एक प्रकार से इसमें पहाड़ होता है, ये क्या होता है, पृथ्वी का तल होता है, ठीक है। ये क्या मान सकते हैं यहाँ पर, पृथ्वी का तल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का तल होता है उस पर पृथ्वी का तल जो होता है एक प्रकार से कह सकते हैं ध्रुव जो होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, जो हमारा गुरुत्व त्वरण होता है, गुरुत्व त्वरण जो होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं, ठीक है। जो हमारा होता है वो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से हम क्या है ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जो गुरुत्व त्वरण होता है वो कम होता रहता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता रहता है, कम होता रहता है। और जिस प्रकार से हम इधर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो कैसा होता रहता है, कम होता रहता है। मगर सतह पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जिस प्रकार से ये कोई भी इंसान होगा, यहाँ से कोई भी इंसान होगा, ठीक है, पे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का जो दबाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल, जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो नीचे वाली जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल में ही वातावरण पाया जाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा समताप मंडल, तो इसमें तो वायुमंडल नहीं पाया जाता है। मगर यहाँ पर क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। तो आपको बताना है जो जीवन रक्षक धातु है उससे हम वह कौन सी हो जाती है, आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं यूरेनियम, इसे आशा की धातु कहा जाता है। इन्हें सारे की याद रख लेने का नाम, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन बना है तो इससे और भी बन सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम आशा की धातु क्या कहते हैं भाई, आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को, आशा की धातु, ठीक है, बिल्कुल। और वो हो जाता है प्लूटिनम, क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है प्लूटिनम। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भय की धातु, क्या कहा जाता है, ये भय की धातु कहा जाता है प्लेटिनम को। तो एक बच जाता है हमारा रेडियम, इसे हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक धातु कहा जाता है रेडियम के लिए। रेडियम को कहते हैं जीवन रक्षक धातु, और जो प्लेटिनम होता है उसे कहते हैं भय रक्षक धातु, ठीक है, भय की धातु। और जो हमारा यूरेनियम होता है इसे हम आशा की धातु कहा जाता है। तो इनके नाम आपको याद रखना है जो मैंने बताई हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बन रक्षक यहाँ पर जीवन रक्षक धातु से क्वेश्चन बन रखा है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रखा है कि जहाँ तक क्वेश्चन बन सकते हैं तो वहाँ तक हम सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है कि एक मोल में कितने कण होते हैं, आपको बताना है एक मोल में कितने कण होते हैं। सभी लोग यहाँ पर आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कितना, 6.032 × 10⁻23 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 को देखो, यहाँ दे रखा है प्रोटॉन का आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है उसका आवेश क्या होता है, ये मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा दिया। प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है।
और इलेक्ट्रॉन का जो धनावेश, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका जो धनावेश जो होता है उस पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और फिर बचता है एक ही हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन जो हो जाएगा वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, आवेश होता है, जीरो आवेश होता है इस पर, तो ये उदासीन होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। इस पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो 22 यहाँ दे रखा है, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा, आपको बताना है, ठीक है। जो होता है एम्पिरिकल सूत्र जो होता है वो CH2 दे रखा है, तो यौगिक क्या होगा इसका बताना है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो यौगिक बनेगा वो क्या हो जाता है, वो आपका एल्केन होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखो, यहाँ दे रखा है पौधे में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या होता है, एक तुम्हारा होता है फ्लोएम, एक जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर बताना है जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार हैं, ये आपको बताना है किस कार्य के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं। पानी के परिवहन के लिए, आहार के परिवहन के लिए, या फिर एमिनो एसिड के परिवहन के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें एमिनो एसिड, ये तो गलत हो जाएगा। और आहार के संवहन के लिए कौन से होते हैं, वो आपके फिलेम होते हैं। तो यहाँ पूछ रखा है कि जाइलम, जाइलम में जल नाम छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये पानी का परिवहन करता है जाइलम। और जो मूल वगैरह होते हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, फ्लोएम का कार्य करती हैं, आहार परिवहन करती हैं। पौधों पत्ती रहता है, ये फ्लोएम का कार्य होता है, सारा का सारा भोजन बनाना फ्लोएम होता है। और जाइलम के द्वारा पानी का परिवहन होता है, ठीक है, पूरे पौधे के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का आंसर देगा, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न से क्या अनिवार्य है। जो आहार की श्रृंखला होती है उसमें क्या अनिवार्य होता है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा, हरे पौधे हो जाएंगे, फंगाई, या फिर हो जाता है जीवाणु, या फिर जंतु। तो जंतु तो बात यहाँ पर गलत हो जाती है, तो आहार की बात यहाँ पर हो रही है। तो जीवाणु भी नहीं होंगे, ना फंगाई होगा। हरे पौधों से हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बस यही बात यहाँ पर पूछ रखी है कि आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, तो हरे पौधे आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 25। यहाँ दे रखा है तुम्हारा, ये NH2 है ऊपर, ठीक है, NH और NH3 है, ठीक है, NH3 है। तो बताना है का सही रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका बताना है सही रासायनिक नाम क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल NH3। तो क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा कौन सा, एनिलीन हो जाएगा ना, ये एनिलीन होगा या एल्केन होगा, ये एलिनीन हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनिलीन इसका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 का आंसर यहाँ लिखा है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर आंसर थे, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, ये सारे के सारे। थायराइड भी होती है, ठीक है, गले में पाई जाती है, पिट्यूटरी भी मस्तिष्क में आती है, एड्रिनल भी हो जाती है, ठीक है। मगर बात करते हैं एड्रिनल कहाँ होती है, एड्रिनल होती है तुम्हारी आमाशय के अंदर होती है, ऐसे कुछ होती है, ठीक है, एड्रिनल। तो बात करते हैं यहाँ पर पैनक्रिया, जो क्या होती है, ये आपकी बाह्यस्रावी में दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैनक्रिया हो जाएगी, जिसे अग्न्याशय हम कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ देखो तुम्हारा सफ़ेद रक्त, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होती है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। मगर यहाँ पर पूछ रखा है जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्त की बात हुई, रक्त की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। इसके समूह की खोज किसने की थी, वो हो जाते हैं कौन हो जाएगा, बताएगा इसका आंसर, विलियम हार्वे। और कौन हो जाते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी समूह की खोज, है ना, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। और हमारे हो जाते हैं रक्त की खोज की थी विलियम हार्वे ने। तो यहाँ पर बताना है सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाना तो होता है तुम्हारा लाल रक्त कणिकाओं का, है ना, RBC का कार्य होता है। मगर यहाँ पर WBC पूछ रखा है, श्वेत रक्त कणिका है, WBC का पूछ रखा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा संक्रमण का मुकाबला करना, है ना। जो RBC होते हैं वो क्या करते हैं, संक्रमण का मुकाबला करती हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यहाँ देखा है निम्न में
किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? तो आपको बताना है जो शक्ति का भंडार कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? तो आपको पता है एटीपी में जो ऊर्जा होती है संचित कहाँ होती है? तो हमारे राइबोसोम्स में, या फिर हो जाता है एड्रोग्लाम में, या फिर हो जाता है न्यूक्लियस में। तो आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है एटीपी के द्वारा संचित ऊर्जा रहती है, ठीक है। वक्त आने पर यहीं से क्या निकलती है? हमारे एटीपी मुक्त होते हैं और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? एलपीजी का पूरा नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम बताना है, कौन सा हो जाएगा? पहले देखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या फिर लाइट पेट्रोलियम गैस, या फिर हो जाता है तुम्हारा लिक्विड प्वांट गैस दे रखा है, फिर दे रखा है तुम्हारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बिल्कुल जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बात करते हैं एलपीजी। अभी आपको मैंने बताया था जो बायोगैस होती है उसमें तो आपका कौन सा होता है? वहाँ पर होता है बायोगैस मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है। वहाँ पर मेथेन मुख्य होता है, मगर एलपीजी की बात करते हैं ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, है ना। ये तीन होती हैं तुम्हारी एलपीजी में मुख्य गैसें। तो इसमें मुख्य जो होता है वो कौन सा होता है? ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन सा होता है? ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन गैसें होती हैं, मिश्रण होता है इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 का बताएगा, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित है? दमा जो है वो किससे हो जाएगी, है ना। दमा के अंदर क्या होता है? सांस में दिक्कत होती है लेने में। तो कौन सा हो जाएगा? श्वसन तंत्र से संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैथ का, ठीक है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। तो मैथ के देखते हैं फटाफट 15 क्वेश्चनों को, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर देगा 31 का आंसर कौन सा होगा? यहाँ दे रखा है तुम्हारा 18,769 का वर्गमूल क्या होगा? तो आराम से निकाल सकते हो। वर्गमूल में क्या बनाते हैं हम? 2 के जोड़े बनाते हैं ना, 2 के जोड़े बनाते हैं। तो इसका 2 का जोड़ा बनाते हैं। बाकी तो क्योंकि हमें इकाई का अंक देखना है तो 2 के जोड़े में देखेंगे। तो 9 किसके इकाई के अंक में आता है? एक तो आता है 3 3 9, मतलब 3 के स्क्वायर में आएगा। और एक किस में आएगा? एक हो जाएगा 9, हाँ कौन सा जाएगा दूसरा वाला? एक तो 3 का हो जाएगा, ठीक है, 3 3 9, और एक हो जाएगा 7 वाला। एक कौन सा हो जाएगा? 7 का स्क्वायर, 7 7 49। इसके इकाई में कितना आता है? 3 3 9, क्योंकि 9 आएगा एक स्क्वायर में। और इसका कितना हो जाएगा? 7 7 49, 40 9 49। इसके इकाई के अंक में क्या आता है? 9 आता है। अब हमें देखना है 7 लेना है या फिर 9 लेना है। तो ये बताइएगा ये किसके स्क्वायर के पास में है? ये जो है 187 किसके स्क्वायर के पास में है? ये आपको देखना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 का स्क्वायर 12 माइनस 44 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर देखो, ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे जो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, ठीक है। और यही बात करूँ मैं 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। तो एक आपको बताना है जो 87 है, 187 है, वो किसके करीब में पड़ जाता है? 187 जो है वह किसके करीब में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर तो बात करें, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? 80 70 89 70 हो जाएगा, 70 17 हो जाएगा इधर से। और इधर से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 के करीब पहुँचोगे तो यहाँ से तो 6 हो जाएगा। तो 14 के करीब में पड़ेगा ये, तो है ना। कहाँ पड़ेगा ये? 14 के करीब में पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? अभी 14 के करीब में पड़ेगा तो लास्ट वाला लेना पड़ेगा हमें, तो है ना। 14 करीब पड़ेगा तो इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 147 का, है 147 का वर्गमूल हो जाएगा ये वाला हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 147 का ये वर्गमूल होगा, ठीक है। और नहीं मानते देख लेते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, ठीक है। 1 4 7 7 7 49 के 9 हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 32 के हो जाएंगे 2, ठीक है, 32 के हो जाएंगे 2, यहाँ से लगे 3, 7 एकम 7, और 7 3 कितना हो जाएगा? 10, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 चौक 28 का 8, यहाँ से लगे 2, ठीक है, और 7 चौक 28, 29 30 का 0, यहाँ से लगे 3, और 7 एकम 7, 8 9 10, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। यहाँ बात करेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 9, यहाँ पर 10 का 0, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है फिर तो, है ना। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28, 7 7 49 के 9, हाँ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 4 32, 8 4 12, 12 के 2 होना चाहिए, है ना।
9 8 10 का 0, तो ये तो नहीं होगा भाई, 47 का नहीं होगा ये, ठीक है, 47 का नहीं होगा, फिर ये आपका हो जाएगा 137 का, 137 का होगा भाई, ठीक है, 137 का ये रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर गलत कैसे गया ये, है ना, 187 जो है और यहाँ पर 69 है, इसको लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो तुम्हारा 9 का आता है, ठीक है, स्क्वायर है तो जोड़ा लेना चाहिए था, तो इसे करके ही देख लेंगे, ठीक है, इसको करके देख लेना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका सी राइट होगा। जब 47 से नहीं आ रहा है तो सी से आ जाएगा, सी का वर्गमूल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 32। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा, ठीक है। आदि उसका बताएगा, इसका आंसर कौन सा रहने वाला है, 32, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आराम से करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मैंने बता रखा है आपको। तो मुझे क्या करना होता है, पहले जो परसेंटेज होती है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25/100 आ जाएगा, है ना। इसे काटूंगा तो फ्रैक्शन वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब जो मूलधन मेरा 4 था, 1 का ब्याज लग गया, वो कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितनी साल तक, 3 साल तक। तो इसका मतलब पहली साल 4 से 5 लगेगा, 1 बढ़ जाएगा ना मूलधन पे 1 ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 5। फिर उसके बाद बात करूंगा, फिर 4 से 5 हो जाएगा, 2 साल 3 साल दे रखा है तो फिर 3 बार तक लिख देंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं फटाफट, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा, 55 55 55 100 125 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा पहला आता है ये हमारा क्या होता है, क्योंकि मूलधन ने माना था नीचे वाला, तो ये हमारा मूलधन होता है, और ये वाला जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, मिश्रधन होता है, क्योंकि हमने एक ऐड करके 5 किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा मिश्रधन होता है, और जिनका अंतर जो होगा वहाँ पर, यहाँ पर जो आएगा अंतर, वो हमारा हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पर पूछ क्या रखा है, आपसे पूछ रखा है कि मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन दे रखा है कितना, 1600, तो मगर मूलधन यहाँ पर बात करते हैं तो कितना होता है, 64, तो ये किसके बराबर हो जाता है, 116 के, मूलधन मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब बताना है ये कितने गुना है, तो कहोगे 16 चौका 64, तो कितने गुना है भाई, 400 गुना हो जाता है, ठीक है। कितने गुना हो जाता है, 16 चौका 64 होगा, कटेगा क्या, सॉरी 100 गुना होगा, है ना, नहीं 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 नहीं, ये कितने गुना हो जाएगा देखो, ठीक है, 16 एकम 16, 16 चौका 64, तो ये आपका हो जाएगा 25 गुना, कितने हो जाता है, ये आपके 25 गुना हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो मिश्रधन है वो 250 ना होकर ये भी 25 गुना हो जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा बताइएगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 के 5 हो जाएंगे, हासिल लगेगा 12, और 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62, 62 के 2 हासिल लगे 6, 25 सेकंड 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 3125 आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दिया, तो नीचे वाला हम क्या मानते हैं, वास्तविक मूल, मतलब जो हमारा हो जाता है मूलधन। तो मूलधन में जो ऊपर का होता है वो हमारा क्या होता है, ब्याज। तो एक ब्याज लगा मूलधन पर, एक ब्याज कितना हो गया, 5। तो पहली साल कितना लगेगा, 4 के बाद 5 बढ़ रहा है, फिर 4 के बाद 5, फिर 4 के बाद 5, क्योंकि 3 साल के बारे में देखा, 3 साल तक लिख देंगे हम, ठीक है, 3 बार लिख देंगे दोनों साइड में। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है यहाँ पर वो क्या आता है, मिश्रधन। और जो हमारा बाद में आ जाता है, सॉरी, जो हमारा पहला आता है वो क्या होता है, वो मूलधन रखे थे तो मूलधन आ जाता है, और जो बाद वाले आते हैं ये वाले वो कौन सा आता है, मिश्रधन, और इनका अंतर जो होगा वो कौन सा आता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सारा मैं डिटेल में समझा रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 33 का आंसर कौन सा होगा, यहाँ दे रखा है। तो निम्न का क्या मान होगा आपको बताना है, निम्नलिखित में से क्या मान होना है। तो इसे मान लेता हूँ मैं ए, इसे मान लेता हूँ बी, इसे मान लेता हूँ, सॉरी सेम है तो ए होगा, और यहाँ पर बी होगा तो ये भी बी होगा। तो जब मैंने 825 को ए माना है तो इसे भी ए मान लूँगा, और आपका 175 को मैंने बी माना है तो यहाँ पर भी मान लूँगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे क्या आ जाता है, ए माइनस बी। ये आता है जब ऊपर वाले को इसे खोलता हूँ तो किस में खोलेगा, एक तो खोलेगा ए प्लस बी, और एक खोलेगा तुम्हारा ए माइनस बी, और नीचे दे रखा है तुम्हारा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी भी कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा आपका ए प्लस बी। ए का मान मैंने कितना रखा था, इतना, तो ए का मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 0.825 हो जाएगा। और बात करते हैं बी का मान हमने कितना माना था, ये देखो दे रखा है तुम्हारा, तो बी का मान हो जाता है 0.1
715। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आने वाला है, ओनली 1 आने वाला है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का देखिएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य होता क्या है, माध्य मतलब होता है बीच की संख्या, है ना। यह सभी संख्याओं का योग बटे क्या होता है, संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर यहाँ पर माध्य निकालने की बात करता है या फिर औसत निकालने की बात करता है तो हमारी जो बीच की संख्या हो जाती है वही यहाँ पर क्या हो जाता है, मान हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा 1 से 100 तक की मैं लिखूँगा सभी गिनती को, तो बीच में कौन सा पड़ेगा मेरा, बीच में एक तो पड़ जाता है तुम्हारा 50 और एक पड़ जाता है तुम्हारा 51। अब जो बीच की जो संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य, क्योंकि सभी संख्याओं के बीच की संख्या क्या होती है, वह हमारा माध्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच की संख्या कौन सी बचेगी, वह आपकी बच जाती है 50.5 बच जाती है, मतलब 50.5 बच जाती है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है तुम्हारा 35। यहाँ कह रहा है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या दे रखी है कि 4.2 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा होगा, पाई का मान आपको दे रखा है कि 3.14। तो यहाँ पर इसको पाई का मान को भी लगाना है और हमें आंसर देना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करें गोले के आयतन, त्रिज्या दे रखी है तो गोले का आयतन क्या होता है। अगर गोले के आयतन की बात करूं, ठीक है, गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वो हमारा कौन सा होता है, 4/3 पाई आर की क्यू होता है। आपने गोले का आयतन तो पता ही होगा, ठीक है। तो कौन सा होता है, वह हो जाता है आपका 4/3 पाई आर की क्यू। तो इस फार्मूले में सर आप फटाफट हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर दे रखा है कि 4.2 दे रखा है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। और जो पाई बराबर दे रखा है वो आपका दे रखा है 3.14, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। तो इसको सबको पुट कर लेते हैं इसमें। तो 4/3 यहाँ पर ये हो जाता है, पाई का मान दे रखा है 3.14, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारा क्या दे रखा है, आर की क्यू। तो आर की क्यू कर लेते हैं, मतलब 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। 4.2 फिर 4.2 फिर 4.2, क्योंकि यहाँ पर क्यू दे रखा है, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट, ठीक है। 3 से इसे काट लेते हैं, 3 से जब इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो अब बताइएगा इसका आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। अब हमें आंसर बताना है, पॉइंटों में दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है भाई, इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी जाने वाली है, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई करना है सबकी, ऐसा करते हैं, ऐसे सोल्यूशन में बताते हैं, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा। अब सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद में या वहीं पर मल्टीप्लाई कर ले तभी बात एक ही थी, और उसके बाद पॉइंट लगा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखो, इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत लंबी होने वाली है। तो इसका हो जाएगा 3101817 इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई आने वाली है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद जीरो लगाना, पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 इसके बाद पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 310.18 सेंटीमीटर की क्यू यहाँ पर आंसर आने वाला है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई थी वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो जाती है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना था, मिस करके आना था, इस क्वेश्चन को आपको करना नहीं था, स्किप करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सही होती तो हम कर सकते थे। जब तक यहाँ पर पहुँचे हमें पता लगी कि कैलकुलेशन क्या है, बहुत लंबी है, तो इसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल बाद में छोड़ देंगे। अगर हमारे पास 5 मिनट का समय बचता है बाद में तो हम इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, वरना इस क्वेश्चन को हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैंने आपको समझा दिया है कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 27 किसी संख्या का 3.10% है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या थी, ठीक है, संख्या क्या थी। तो सभी लोग इसका आंसर देगा, वह संख्या क्या थी आपको बताना है। तो डायरेक्टली दे रखा है कि 3.6% की वैल्यू दे रखी है 27, पूछ रखा है कि 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 100% की वैल्यू कैसे निकाल दूंगा, आपको बताना है, फटाफट निकालो, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 27/3.6 हो जाएगा।
तो 1% की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इधर से भी 100 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो इधर भी 100 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 100% बराबर जो मेरा निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 27/3.6, ठीक है। और मल्टीप्लाई 100, जब इसे सॉल्व करोगे पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, तो 10 कहाँ जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है। काटिएगा फटाफट, ठीक है। बिल्कुल 3 से काट सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर काटूंगा 3 निम 27 जगह, फिर 3 से काटूंगा 3 3 9, 3 चौक यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 से 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करो, इस यहाँ पर मत काटो, ठीक है। 4 से काट देते हैं इसे, तो कितने हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75, और 75 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए 750 आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बचता है 3 × 25 × 10, इन सबको करोगे तो कितना आएगा 750 ही आने वाला है, ठीक है। बस मैंने क्या कैलकुलेशन वहीं पे कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ रखा है एक शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, डायरेक्टली पूछ रखा है, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, शंकु का आयतन क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तीनों के तीनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं, लिख लेना। बेलन का आयतन होता है पाई r² h होता है बेलन का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 πr² h कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर हो जाता है बी, ए नहीं होगा, यहाँ पर पाई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 का सभी लोग आंसर देते हुए यहाँ पर कौन सा राइट होगा, यहाँ रखा है यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो न्यूनतम भाग क्या होगा आपको बताना है। जो सबसे छोटा भाग है वो आपको बताना है। तो बाँट किस में रखा है, 3:5:4:1 में बाँट रखा है, कितने को वह दे रखा है 182 को, ठीक है। 182 को ही तो बाँट रखा है, तो बिल्कुल। तो अगर बात करूं यहाँ पर कितना दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 4 कितना हो जाएगा 5 3 8 और 8 4 हो जाएगा 12 12 और 1 13, तो 13 में बांट रखा है। मगर यहाँ दे रखा है तुम्हारा 182, तो 13 बराबर कितना हो जाता है 182, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 182 बटे कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 182/13 हो जाएगा। न्यूनतम निकालना है तो सबसे छोटा इनमें कौन सा है, तो आप कहोगे 1, तो 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो 1% बाद कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो एक की ही वैल्यू निकालना है, 13 से काट सकते हैं। 13 से कितनी बार जाएगा, 13 एकम 13 बचेगा कितना, 13 एकम 13 बचेगा 5 हो गए 52, 13 चौका 52, तो एक जो एक बराबर हो जाता है वो कितना आ जाता है 14 हो जाता है। यही हमसे पूछ रखा है कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो छोटी क्या दे रखी है, एक ही बराबर पूछ रखा है, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है हमारा कौन सा हो जाएगा 39। यहाँ दे रखा है वह बिंदु जिस पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। आपको पता है त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है। इनकी जो तीनों माध्यिकाएं जो मिलती हैं यहाँ पर वो बताना है। जो इस बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 40 का आंसर कौन सा हो जाएगा, एक घन की एक भुजा 1 मीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। यहाँ पर किस में दे रखा है, घन मीटर में। एक बात बताइएगा, यहाँ पर दे रखा है एक घन मीटर बात करूंगा तो एक घन की जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यू होता है ना, भुजा की क्या होता है, क्यू होता है। तो यहाँ पर घन मीटर दे रखा है, 0 घन मीटर। ध्यान रखना कि 10 की घात 0 घन मीटर दे रखा है। तो ये हो जाएगा क्या, ये आप बात करें बन का कितना हो जाएगा क्यू, तो बन का तो बन ही आने वाला है, क्या आने वाला है, बन ही आने वाला है। घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है, और ये मीटर में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मीटर होगा, यहाँ पर क्या होगा 1 घन मीटर होगा, 1 घन मीटर, ठीक है, बिल्कुल। तो एक बार देखा, देखो यहाँ पर जो दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ना, ये जो दे रखा है कि 10 की घात 0,
तो इसका भी मान क्या होता है, वन ही होता है। किसके हिसाब से, करनी के हिसाब से। करनी का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है कि एक ही घात 0, तो उसका मान हमेशा क्या होता है, उसका मान हमेशा वन होता है। आपने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा अगर पढ़ा होगा तो इसका मान भी क्या होता है, वन ही होता है, ठीक है। तो 1 मीटर हो जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की क्यू होता है ना। तो अगर मैं 1 की क्यू करूँगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। चाहे मैं इस प्रकार से इसे लिख दूँ कि 10 की घात 0, क्योंकि एक ही घात 0 का मान जो होता है वो 1 ही होता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा राइट। 10 की घात 6 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको भी देखो, क्योंकि हम यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 100 को जब 3 जगह में लिखूंगा, 100 को जब मैं 3 जगह लिखूंगा, इसका जब करूंगा सॉल्व करूंगा तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 बार आ जाएगा। तो वही मैंने कर दिया 10 की घात 6, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 10 की घात -9 घन किलोमीटर में दे रखा है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 राइट हो गए, तीसरा भी राइट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है 6x² - 13x + 5 के गुणनखंड आपको बताना है। गुणनखंड जो हो जाएंगे वह कितने हो जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दे रखा है तुम्हारा 6x² माइनस दे रखा है 13x प्लस कितना दे रखा है 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आराम से इजीली इसे सॉल्व करना है। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल गुणनखंड करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपने हाई स्कूल इंटर में 9th में 8th में किए हैं वही आपको यहाँ पर करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 30, गुणा करके 30 आना चाहिए, घट के और जुड़ के कितना आ जाना चाहिए 13 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 30 कितने से बनेगा, देखो, है ना, 30 कितने से बनेगा, बिल्कुल 10 3 30 बन जाएगा, 3 दसावन 30 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6² माइनस 3 दसावन 30 हो जाएगा, और 3 + 10 बराबर कितना हो जाएगा 13 भी हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो 6x² माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा 3x, और माइनस कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसे आगे करेंगे तो इसमें से x आ जाएगा कॉमन, 6x सॉरी यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, इसको देखो, ठीक है। यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, 6x² दे रखा है ना, 6x² दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो कॉमन आएगा भाई वो 3 आएगा, ठीक है। कॉमन कौन सा आने वाला है, कॉमन आ जाएगा तुम्हारा 3x मान लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1। अगले की बात करते हैं, तो माइनस मान लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 कॉमन मानते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2s - 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। एक तो 2x - 1 आ जाता है, और दूसरी जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है इक्वेशन 3x - 5 हो जाता है। तो ये हमारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि 2x - 1 और कौन सा दे रखा है, ये 3x, ठीक है, और दे रखा है 3x - 5। तो यहाँ पर देखो कौन से में दे रखा है इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल माइनस प्लस का माइनस माइनस तो होगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा हो जाएगा, 3x - 5, 3x - 5 इसमें दे रखा है और किसी में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है तुम्हारा √129 प्लस √116 प्लस 216 प्लस √68 दे रखा है, प्लस √169 दे रखा है। बताना है यहाँ पे इसका मान कौन सा होगा। तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं, रूट यहाँ पर दे रखा है कितना 129 दे रखा है, फिर प्लस दे रखा है, फिर रूट दे रखा है तुम्हारा 216 दे रखा है, फिर रूट दे रखा है तुम्हारा 68 दे रखा है तुम्हारा, फिर प्लस में रूट दे रखा है तुम्हारा 169, ठीक है। ये किसका होता है, तो आप कहोगे ये हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 13 इसमें ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा तुम्हारा 11 का 1 6 और 1 कितना हो जाता है तुम्हारा 7 और 1 हो जाता है 8 81 हो जाता है। ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 कहाँ आ जाएगा यहाँ ऐड हो जाएगा,
9 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 कितना हो जाएगा, 6 9 हो जाता है तुम्हारा 15 के 5, यहाँ पर हो जाता है 2, यहाँ पर 2, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 15 225। अब 15 कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जब इसे ऐड करेंगे 15 9 कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाता है 4, ये पर 1, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 12, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, 43 ये दे रखा है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की भुजा आप जानते हो, वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा होती हैं सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वो कह रहा है कि 10% बढ़ा दी जाए। मैं मान लेता हूँ पहले जो भुजा थी, पहले वर्ग की जो भुजा थी वो आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, जो पहले वर्ग की भुजा मान लेता हूँ A1। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा मान लेता हूँ A1, तो ये मान लेते हैं हम 10। ठीक है, 10 को जब 10% बढ़ाएंगे, 10 को जब 10% बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, आप कहोगे 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं दूसरी भुजा जो हम 10% बढ़ा देते हैं तो हमारी कितनी प्राप्त होती है, ये A2 मान लेते हैं, तो ये हमारी 11 प्राप्त होती है, क्योंकि 1 बढ़ जाएगी। पहले 10 थी तो 10 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो पहले वर्ग की भुजा होती है तुम्हारी 10 और दूसरे की हो जाती है तुम्हारी 11। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर होता है वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 11 11 में 121। तो बात करते हैं, पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 121 हो गया। बड़ा कितना, 21, किस पर बड़ा, 100 पर बड़ा, और मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में कट जाएगा तो बचेगा कितना, 21% ही आपका हो जाता है। तो यहाँ पर बात करूँ क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो 21% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 44। सभी लोग आंसर दीजिएगा, यहाँ पर कौन सा राइट होगा। कह रहा है आकृति में ए बी ये समांतर दे रखी हैं, क्यू आर बताना है तो ए बी की लंबाई क्या होगी। ए बी की लंबाई आपसे पूछ रखी है कि ए बी की जो लंबाई होने वाली है वो हमारी कौन सी हो जाती है। तो इसका फार्मूला आपका होता है कि इतनी लंबाई, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा पी ए बटा क्या हो जाएगा, ये पूरी लंबाई, तो हो जाएगा पी क्यू, बराबर में क्या हो जाता है इसकी लंबाई मतलब ए बी, और बटे हो जाता है तुम्हारा इसकी लंबाई, तो कितना हो जाएगा क्यू आर। अब इनकी जगह क्या करते हैं, इनके जो दे रखे हैं उसको पुट कर देते हैं। तो बात करते हैं पी ए की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाती है 1, और पी क्यू की लंबाई है तो आप कहोगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है ए बी की लंबाई, तो पूछ ही रखी है कि ए बी की लंबाई कितनी होगी, एक्स मान लेते हैं, और क्यू आर की लंबाई दे रखी है 6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 6 एक सेट में हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/4। जब इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते थे, ईजी था। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, इस जो हमारा सूत्र होता है इसमें क्या करना होता है, इसमें पुट करना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 45 का आंसर है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि 116 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो राजधानी की गति आपको बताना है, राजधानी की गति कौन सी हो जाती है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, इजी दे रखा होगा। इसे हम अगर बेसिक करेंगे तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, कम से कम 10 से 15 मिनट आपका खींच देगा, 10 से 15 मिनट आपका खींच देगा ये। मगर जब इसे हम शॉर्ट करेंगे, इसे ऑप्शन बाई करेंगे तो हम इसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को उठा के करते हैं। सीधी बात हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पूछ क्या रखा है कि राजधानी की लंबाई, जो राजधानी की गति है वह दे रखी है। इतनी पता है राजधानी की गति क्या होगी, यही तो पूछ रखा है। तो हमें इतना पता है कि राजधानी की जो गति होगी इनमें से ही कोई ना कोई रहने वाली है। 4 ऑप्शन ही दे रखे होते हैं आपके एग्जाम में, उन्हीं में से कोई ना कोई गति होती है। तो हम मान लेते हैं इजी वाली, कौन सी मान लेते हैं कि भाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेते हैं कि राजधानी की जो गति थी, राजधानी एक्सप्रेस है
उसकी जो गति है वो कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। दे रखा है ऑप्शनों में, हम ऑप्शन 1 को मानते हैं कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें इतने किलोमीटर की यात्रा दूरी करेगी तो उसने कितना समय लिया होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा तुम्हारा दूरी बटे कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो हमारी दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है तुम्हारी 816। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है दूरी दे रखी है तुम्हारी 816 किलोमीटर। और जो हमने गति मानी है वो कितनी मानी है, गति मानी है तुम्हारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 बार पूरा कट जाएगा, तो 17 घंटे लगते हैं। क्या, अगर वह दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय करता है तो उसे कितने लगते हैं, 17 घंटे लगते हैं। मगर वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक समय लेती है। ये तो सिर्फ राजधानी ने लिए, अब जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसने कितने लिए होंगे, तो आप कहोगे 17, ये 9 घंटे अधिक लेती है तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 17 9 कितने हो जाएंगे, 26। ये 26 घंटे लेती होगी, है ना, ये 26 घंटे लेती होगी, यही दे रखा है। अब वो पूछ रहा है कि जब एक्सप्रेस की गति दुगनी कर दी जाए, एक्सप्रेस की गति कैसे निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं एक्सप्रेस की गति। एक्सप्रेस की जो गति है वो निकाल लेते हैं, तो गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। दूरी बटे क्या हो जाएगा, समय। दूरी कितनी हो जाती है, 416। समय कितना हो जाता है, एक्सप्रेस का समय कितना लिया, 26 घंटा। तो 26 कहाँ रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। 26 कहाँ रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। जब रुको और भी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्व करने मुझे लग रहा है कि पॉइंटों में पहुँचेगी, तो पॉइंटों में ऐसे नहीं पहुँचाएंगे हम, देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। एक्सप्रेस की गति दोगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। जो राजधानी का समय लिया है 16, मतलब ये क्या लेगी, कम समय लेगी जब दुगनी कर दी जाए। ये तो होती है एक्सप्रेस की गति, ये तो निकल आई एक्सप्रेस की गति। जब हम इसे दुगना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये कह रहा है कि दुगनी कर दी जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दुगनी हो जाएगी। तो पूछ रखा है कि तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। जब अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या करेगी, ये 4 घंटे कम समय लेगी, मतलब कितना निकल के आएगा, इसको देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल 3 तो काटते हैं, यहाँ पर कितने से कटेगा, ये दुगनी कर दी जाए तो कम समय लेती है। अब राजधानी इसकी चाल दुगनी कर रहे हैं ना, इसकी चाल क्या कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना निकल के आया, पहले ये देखो। पहली बात थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा वरना। अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो ये हमारी क्या दे रखी है, ये हमारी दे रखी है चाल। ये हमारी क्या दे रखी है, चाल हो जाती है किसकी, एक्सप्रेस की चाल। ये हमारी एक्सप्रेस की चाल हो जाती है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस की चाल हो जाती है कितना, कि 816/26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रखा है कि चाल की स्पीड दुगनी कर दी जाए। अगर चाल की स्पीड दुगनी करूँगा तो इतनी ही गति में तय करने में उसे कितने लगते हैं, 4 घंटे कम लगते हैं। तो देखते हैं कि भाई 4 घंटे राजधानी एक्सप्रेस से कम लगते हैं, नहीं लगते। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, हमारी दूरी कितनी रखी है, 816, और हमारी जो एक्सप्रेस की गति दे रखी है वो कितनी हो जाती है, ये हो जाती है तुम्हारी 816 बटे कितनी हो जाती है, 26। ये तो हमारी गति है। अब वो कह रहा है गति को दुगना कर दिया जाए, तो गति को क्या कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना है हमारा आएगा नहीं आएगा, तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 26 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो यहाँ से हट जाएगा, तो 816 से 816 कट जाएगा, तो 2 से काटूंगा तो कितनी बार आएगा, 13। तो ये कह रहा है कि जो एक्सप्रेस है वो कितने घंटा समय लेगी, अब 13 घंटे ले रही है। पहले कितने ले रही थी, 26 ले रही थी। अब यहाँ पर कह क्या रखा है, तो वह राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। राजधानी जो एक्सप्रेस थी, वो जो राजधानी एक्सप्रेस थी, ये राजधानी का समय था, कितना ले रही थी, 17 घंटे ले रही थी। अब ये ले रही है 13 घंटे। तो इसका मतलब 17 घंटों में से एक्सप्रेस के राजधानी तुलना में, राजधानी के में से में अगर जो हमारी एक्सप्रेस की जो गति आई है दुगना करने के बाद, तो कितना कम समय ले रही है, तो 4 घंटे कम समय ले रही है। यहाँ पर भी दे रखा है कि 4 घंटे कम समय लेना चाहिए। तो इसका मतलब जो हमने आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन बाई क्या है, हम बहुत ही आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। एक बार रिपीट और कर दूँ, ठीक है, एक बार रिपीट और कर दूँ, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 816 को मैं राजधानी एक्सप्रेस की निकाल रहा हूँ गति,
सॉरी राजधानी एक्सप्रेस के घंटे निकाल रहा हूँ, कितने घंटे लेगी, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस मान ली 48 के से भाग दूंगा तो कितने आ जाएगा 17 घंटे। जो राजधानी एक्सप्रेस है वो कितनी ले रही है 17 घंटे ले रही है। अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है, तो जो एक्सप्रेस का समय होगा, एक्सप्रेस का जो समय होगा, ठीक है, एक्सप्रेस का समय होगा वो कितना होगा 17, तो ये होगा और 9 घंटे अधिक ले रही है, प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 26 घंटे हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो कह रहा है यदि इसकी एक्सप्रेस की गति दुगनी कर दी जाए, तो एक्सप्रेस गति कैसे करेंगे, एक्सप्रेस की गति हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी हमारी 816 और बटे क्या करेंगे 26 से भाग देंगे, तभी तो एक्सप्रेस गति निकल आएगी, एक्सप्रेस की गति हो जाती है। अब वो कह रहा है इसको दुगना कर दिया जाए, तो मैंने दुगनी कर दी, तो 4 घंटा कम समय लेती है। तो 816 को जब मैं 816 बटे 26 मल्टीप्लाई 2 से भाग दूंगा तो ये कहाँ जाएगा 26 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटूंगा तो 13 घंटे लेगी। तो अब जो दुगनी कर रहे हैं राजधानी की एक्सप्रेस जो गति है उस एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो हम दुगनी कर रहे हैं, तो कितने घंटे ले रही है 13 घंटे। वो भी दे रखा है कि राजधानी की तुलना में 4 घंटे कम ले रही है, तो राजधानी ले रही थी 17 और ये ले रही है 13, तो बिल्कुल यहाँ पर 4 घंटे कम ले रही है, ठीक है। 4 घंटे क्या ले रही है कम, यही हमें क्या करना था, एक दूसरे में एक्सप्लेन करना था। तो बिल्कुल सही यहाँ पर हमारा जो कि आंसर होता है वो यहाँ पर पुट हो जाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बताना है, तो यहाँ से हमारी जो हो जाती है मानसिक बुद्धिमत्ता मतलब रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, तो इनको भी फटाफट देख लेते हैं। बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल तो बताना है कि 46 का आंसर बताएगा सभी लोग, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ रखा है एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो आपको पता है ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। कह रहा है कि रीता ने, जो रीता थी यहाँ पर कोई रीता थी, उसने कहा सूर्य की ओर, सूर्य कहाँ होता है इधर, तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूरी के चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर कहाँ होगा इधर, तो बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर मैंने मोड़ दिया। उसका मुख किस दिशा की ओर है आपको बताना है, तो ऊपर कौन सा मुख होता है उत्तर की ओर, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 47। यहाँ दे रखा है श्रेणी को पूरा करें, श्रेणी को पूरा करना है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 0 दे रखा है 3, फिर 8, फिर दे रखा है 15, फिर दे रखा है 24, आगे दे रखा है 48। तो बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 नहीं 8 दूनी 16 माइनस 3 3 9 और 16 दूनी 32 होना, 15 दूनी 30 होना चाहिए था, तो 29 आना चाहिए था। मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है, एडिशन की बात करें एडिशन हो रहा है क्या, एडिशन भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है भाई, सम विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। वर्गमूल घनमूल भी नहीं हो रहा है, तो भी डायरेक्ट तो क्या करना है हमें डिफरेंस ही देखना है। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, तो आप कहोगे +3 का डिफरेंस, आगे देखो कितने का डिफरेंस, +5 का डिफरेंस, आगे देखेंगे प्लस कितने का डिफरेंस 8 कितने का 7 का डिफरेंस हो जाएगा, अगले देखो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ 9 का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो आगे कितने का डिफरेंस होगा आपको बताना है, तो यहाँ पर 11 का डिफरेंस होने वाला है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाता है 35। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मगर इस प्रकार से हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, अब अगले भी देखेंगे यहाँ पर 13 ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप कहोगे 13 ऐड हो रहा है बिल्कुल। तो अब यहाँ पर अब आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। पूरा की पूरा देखना है उसके बाद ही लगाना है, क्योंकि समय भी बर्बाद करेंगे तो क्वेश्चन गलत जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें क्या है क्वेश्चन को पूरी तरीके से संतुष्ट होना है, तभी हमें लगाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 48। दे रखा है एक कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो लास्ट वाली संख्या पहले आ गई, उसके बाद कौन सी आई दूसरी, उसके बाद कौन सी आई तीसरी, उसके बाद कौन सी आई एन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आई आ गया, देखो उसके बाद आर आ गया, उसके बाद कौन सा आ गया बी आ गया। सारे की सारे अपोजिट कर रखे हैं, तो हमें भी क्या करना है अभी अपोजिट ही करना है ना। तो आर जो हो जाएगी, आर कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी आर हो जाएगी, उसके बाद ई होगा, उसके बाद जी होगा, तो आर ई नहीं दे रखा है, आर ई जी यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद एन दे रखा है तो एन भी दे रखा है, फिर आई दे रखा है तो आई भी दे रखा है, फिर एफ है, फिर वाई है, फिर डी है, फिर ए है, फिर एल है। बिल्कुल यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है राइट।
बाकी किसी में यहाँ देखो आई दे रखा है, ई होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आते हुए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर देखा अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के, तो यहाँ पर बताना है आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है। तो अच्छा, आशा भास्कर में दे रखा है, अतिथियों की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अतिथियाँ बिल्कुल कंफ्यूज करने को दे रखा है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। 49 एक साइड में लिख देते हैं आशा होगी कोई, और एक कौन हो जाएगा? भास्कर हो जाएगा। तो BH से हम क्या कर देते हैं? भास्कर कर देते हैं, ठीक है। बिल्कुल कह रहा है भास्कर ने कहा, भास्कर कह रहा है लोग अतिथियों से कि उसके पिता, मतलब जो है आशा है, इसके पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, प्लस कर दिया, इसके पिता मेरे पिता के, मतलब भास्कर के पिता के, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं। मतलब भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। कौन? इसके पिता। तो भास्कर कौन होगा? इसका पिता होगा। तो जो प्लस है वो कौन होगा? भास्कर होगा। तो इसका मतलब ये भास्कर हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे कौन होगी? आशा होगी, ठीक है। अब पूछ रखा है कि आशा भास्कर से, तो जिसके पीछे से होता है उससे पूछा जाता है कि तेरी आशा कौन है। तो बताना है कि भास्कर की आशा कौन लगेगी। तो इसकी कौन लगेगी भाई? बेटी लगेगी। मतलब कौन लगेगी? पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आशा मास्टर से किस प्रकार से संबंधित है? तो बिल्कुल क्या होगी? पुत्री ही होगी, ठीक है। मगर यहाँ पर में जेंडर कंफर्म नहीं है। अगर यहाँ पर कहीं दे रखा होता इनमें से नहीं, अगर यहाँ पर दे रखा होता ऑप्शन में कहीं इनमें से नहीं, तो वही हमारा आंसर होता राइट। इनमें से नहीं, कोई सा नहीं, क्योंकि जो हमारा जो है जो दे रखी है आशा, उसका हमें जेंडर मालूम नहीं हो रहा है कि आशा है कौन, प्लस है या फिर माइनस है। बस नाम से परिचित हो रहा है कि पुत्री है, ठीक है, कि लेडीज होगी, मगर कह नहीं सकते। अगर यहाँ पर दे रखा होता इनमें से नहीं, तो वह हमारा आंसर क्या होता? बिल्कुल राइट होता। मगर यहाँ पर दे रखा है पुत्री, तो पुत्री बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है 50 का। कह रहा है संबंधित शब्द चुने, कौन सा यहाँ पर राइट होगा? दे रखा है पौधों, वो दे रखा है कि पौधों जो हैं वो बीज से संबंधित है। तो को बताना है कली जो है वो किससे संबंधित हो जाएगी। एक बात बताइएगा, बीजों से क्या बनता है? पौधा बनता है। तो कलियों से क्या बनेगी? तो वह आपकी बनेगी टहनी। क्या बनेगी? कलियों से बनती है टहनी। तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन जो होते हैं, प्रैक्टिस सेट जो मॉडल पेपर होता है, वह आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगर आपके 40 प्लस स्कोर गया है तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरा इतना स्कोर गया है। सभी लोगों को बताना है, जिसका स्कोर गया है, ठीक है, बताना है, राइट बताना है, गलत नहीं बताना है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जल्द ही हमारे 2 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं, तो फ्रेंड्स फटाफट पहुँचा दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और बात करूं महत्वपूर्ण सूचना जो पहले बताई थी आपको, अगर किसी को प्रैक्टिस सेट खरीदना है, राम सिंह यादव का जो 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक होती है, वह किसी को खरीदना है तो ओनली आपको 25 रुपये में दी जा रही है, ओनली 25 रुपये। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको बुक खरीदना है तो बुक भी ओनली 25 रुपये में दी जा रही है, ठीक है। बुक स्टोर से खरीदोगे दोनों की दोनों बुकें आपकी 250 रुपये होंगी, मगर यहाँ पर ओनली आपको 50 रुपये में दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो दिया जा रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट के बाद मिलेंगे, ठीक है फिर।